सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं उसको समझ लेते हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। तो ये त्रिभुज होता क्या है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर इसकी फिगर की बात करें तो ये आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। इसको लिख सकते हैं ABC क्या है, एक त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग पहले से जानते हैं कि इसके शीर्ष जो होते हैं त्रिभुज में वो 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। कौन कौन से शीर्ष इसमें दिख रहे हैं, A है, B है और C है। ये तीनों क्या है, इसके शीर्ष है। अच्छा, इसी तरह से अगर भुजा की बात करें तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी है, AB है, BC है और तीसरी भुजा AC है। उसी तरह से कोण यानी कि एंगल की बात करें तो इसमें एंगल भी 3 होंगे। कौन कौन सा कोण होगा, एंगल A होगा, एंगल B होगा और एंगल C होगा। 3 कोण है। अब इन कोणों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल A को आप लिख दीजिए एंगल BAC, देख लीजिए, A लिखिए या एंगल BAC लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा एंगल B को लिख सकते हैं एंगल ABC और एंगल C को कैसे लिख सकते हैं, एंगल ACB। तो ये आपको पहले से ही पता है। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं 2 तरह से देखे जाते हैं, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। तो इन सब चीजों से हमें अभी इस क्लास में तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सब चीजें याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा चैप्टर्स को समझने के लिए। चलिए हम लोग एक 9th क्लास का टॉपिक है उसको समझते हैं और फिर अपने चैप्टर पे आते हैं। चलिए तो देखते हैं सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। चलिए, तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि दो आकृतियां सर्वांगसम कही जाती हैं जब उनके समान आकार तथा समान अमाप हो। ठीक है, तो दो आकृति कब सर्वांगसम कही जाती है, जब उनके समान आकार को कहेंगे अंग्रेजी में शेप। ठीक है, इनके शेप यानी कि इनके आकार सेम हो तथा समान अमाप हो। समान अमाप का मतलब क्या है, यहाँ साइज से मतलब है। यानी कि अगर उनका शेप एंड साइज दोनों समान होगा तो आकृति क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगे। अब आपसे पूछेंगे कि क्या आप बताइए, एक रेखाखंड है ये और एक रेखाखंड ये है, दोनों का नाम कुछ अगर हम दे दें, कहे कि ये एक AB रेखाखंड है और एक आपका ये CD रेखाखंड है। हम कहें कि इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है, तो आप कहेगा कि हाँ सर ये दोनों सर्वांगसम है। क्यों, क्योंकि दोनों का समान आकार है, शेप समान है, दोनों रेखाएं हैं और इनका साइज भी समान है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों समान आकार है यानी दोनों रेखा ही है और दोनों का साइज भी समान है, इसलिए ये AB रेखा जो है CD रेखा के सर्वांगसम होंगी। AB रेखा जो होगा CD रेखा के सर्वांगसम। सर्वांगसम का सिंबल होता है, ये आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। ठीक है, उसी तरह से हम लोग त्रिभुज के बारे में भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ 2 त्रिभुज हम बना दिए और आपसे पूछे कि क्या ये दोनों सर्वांगसम है,
तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है, ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, दो त्रिभुज आपके सामने है। अब आपसे पूछे कि क्या ये दोनों सर्वांगसम आकृतियां हैं, तो कहिएगा कि सर ये सर्वांगसम होंगी। कब सर्वांगसम होंगी? जब इनका समान आकार होगा। तो आकार तो समान है ही, है ना, शेप तो एक ही जैसा है ना, दोनों त्रिभुज है, और समान आमाप यानी कि अगर इनका साइज सेम होता तब ये हम सर्वांगसम कह सकते थे। आम भाषा में बात करें कि अगर इस फिगर को इस पे उठाकर रखा जाए और इस फिगर को इस पे उठाकर रखा जाए, एक फिगर दूसरे फिगर को ढक ले और दूसरे को उठाकर रखने पे इसको ढक ले, दैट मीन्स ये दोनों सर्वांगसम हो जाती है। अगर एक दूसरे को ढक लेंगी तो सर्वांगसम हो जाएंगी, है ना। यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके कहलाने लगेगा? त्रिभुज पी क्यू आर के। कब? जब ये एक दूसरे को पूरी रूप से ढक ले। और एक दूसरे को पूरी रूप से कब ढकेंगी? जब इनका साइज सेम होगा तभी ढकेंगी। जैसे कि आप दो 1 रुपए का सिक्का लीजिए, दो 1 रुपए का सिक्का लीजिए, ठीक है। अब 1 रुपए के सिक्के को एक दूसरे के ऊपर एक एक करके रखे, देख लीजिए, तो क्या ये दोनों सिक्के एक दूसरे को ढक लेंगे? आसानी से ढक लेंगे, आप करके देखिएगा, ढक लेंगे। यानी कि वो दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे, ठीक है। वो दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। उसी तरह से ये त्रिभुज अगर एक दूसरे को ढक ले तो दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। याद होना चाहिए, आप क्लास 9th में जब थे तो आपको बताया गया था सर्वांगसमता के लिए, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कुछ नियम समझाए गए थे। त्रिभुजों की सर्वांगसमता, सर्वांगसमता से आधारित हम लोग कुछ प्रमेय बनाए थे, याद है आपको? साबित भी किए होंगे। चलिए, तो वो कौन कौन से थे? पहला था साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता। दूसरा था आपका साइड 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 यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता। तीसरा था आपका एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता, सर्वांग समता। और चौथा था आपका RHS यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड यानी कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है। तो ये 4 नियमों के बारे में, 4 प्रमेयों को हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं क्लास 9th में, ठीक है। अब आगे इसमें थोड़ी सी देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये दूसरा आपका त्रिभुज है। दोनों का कुछ कुछ नाम मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है PQ और R, ये दो त्रिभुज है। हम मान लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR के। तो आपको याद होना चाहिए सर्वांगसम कब होंगी? जब ये एक दूसरे को ढक ले पूर्णतः। तो मान लीजिए किसी रीजन से ये दोनों सर्वांगसम हो जा रही है, और जब सर्वांगसम हो जा रही है तो जब दो आकृति सर्वांगसम हो तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज, या यदि जोड़ देते हैं यहाँ पे, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, सर्वांगसम हो, सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर होते हैं, तथा संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपको याद होना चाहिए, हम लोग पढ़े थे, और इसी नियम को हम लोग CPCT के नाम से जानते थे, ठीक है। इसी नियम को हम लोग CPCT के नाम से जानते हैं। CPCT मतलब क्या होता था? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, यही आपका मेन खेल शुरू होता है। यहाँ से मेन खेल क्या है कि संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, उन्हीं को समझना है, ठीक है। तो चलिए इस फिगर से हम लोग संगत भुजा और संगत कोण की छानबीन करते हैं। वो संगत भुजा और संगत कोण कौन कौन से हैं? देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहां देखना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके कह रहा है? त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के सर्वांगसम कह रहा है।
तो सर्वांगसम जब त्रिभुज पी क्यू आर के एबीसी है तो यही से आपको पकड़ लेना है, ए कोण जो होगा ना पी कोण के संगत होगा, ये एंगल ए एंगल पी के संगत होगा, यानी आप यहां से लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी। यहां से नाम से एन से आपको पकड़ना है, फिगर में देखिएगा आप कंफ्यूज हो जाएगा, यहां तो आसान दिख रहा है, अभी देखिए फिगर को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए यहां से आपको पकड़ना होगा। एंगल बी के समरूप संगत कौन होगा, क्यू, यानी कि एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू। क्या होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से एंगल सी के संगत को कौन सा होगा, आर होगा, यानी कि लिख सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी जो होगा एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भुजाओं की, तो अगर ए बी भुजा लेते हैं, यहां से नाम पकड़िए, ए बी लेते हैं तो इधर कौन लेंगे, पी क्यू, है ना, फिगर में देखने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, ए बी पी क्यू के बराबर। अच्छा, दूसरा अगर इसमें का बीसी भुजा लेते हैं, बीसी लेते हैं तो इसमें कौन सा लेंगे, क्यू आर ना, देख लीजिए वही चीज यहां देखिए, बीसी क्यू आर दिख रहा ना। अगर हम यहाँ पे भुजा ए सी लेते हैं, ए और सी लेते हैं, क्या लेंगे, पी आर लेंगे, पी आर, देख लीजिए ए सी बराबर है पी आर के। तो यही होते हैं संगत भुजा और संगत कोण। अब चलिए, ये तो आसान त्रिभुज था तो आपको समझ में आ गया, हम लोग इसको टेढ़ा थोड़ा करके इनके संगत भुजा और संगत कोण के बारे में समझते हैं। चलिए, यहाँ पे दो त्रिभुज देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ ये जो त्रिभुज है ए बी सी, यह सर्वांगसम है त्रिभुज एफ डी ई के। तो आप इसके संगत भुजा और सभी संगत कोण बताइए, है ना। तो आपको पता है कि यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तब आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों फिगर में बताइए तो संगत भुजा और संगत कोण कौन से। आप फिगर देखते रह जाइएगा, आप कंफ्यूज से पूरा कंफ्यूज हो जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस क्रम में आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं पे देखना है, एंगल ए जो होगा एंगल एफ के बराबर होगा, यहां से यहीं से आपको पकड़ लेना है, फिगर को ध्यान ही नहीं देना है। एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर हो जाएगा और एंगल सी जो होगा एंगल ई के बराबर हो जाएगा। समझ में आया ना, ए बराबर हो गया एफ, बी बराबर हो गया डी और सी बराबर हो गया ई। समझ गए ना, तो यहीं से आपको पकड़ लेना है, नहीं तो आप फिगर में देखते रह जाते, ए बराबर एफ, बी है ना बराबर में डी है, डी बराबर में डी है और सी बराबर में ई है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसके संगत भुजा कौन कौन से होंगे, तो भुजा होंगे ए बी और उसमें होगा एफ डी, ठीक है। इसमें ए बी लिए तो इसमें कौन लेंगे, एफ डी लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए भुजा लेते हैं बी सी तो उसमें कौन सा होगा, डी ई होगा। अच्छा, इसमें भुजा लेते हैं ए सी तो उसमें कौन सा होगा, एफ ई होगा, यहीं से आपको पकड़ लेना, ए सी तो इधर हो जाएगा एफ ई। समझ गए ना। अच्छा, एक और त्रिभुज से इसको समझते हैं, यहाँ पे हम लोग दो फिगर लिए हैं, इन दोनों फिगर में देखिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना, ए बी सी, ये सर्वांगसम है त्रिभुज जेड एक्स वाई के। ए बी सी सर्वांगसम है किसके, जेड एक्स वाई के। तो आप इसके संगत भुजा और संगत कोण कैसे लेंगे, तो आप यहीं से नाम ले लेंगे, एंगल ए बराबर होगा एंगल जेड के, एंगल बी बराबर होगा एंगल एक्स के, एंगल सी बराबर होगा एंगल वाई के। अब देखिए, तो ए जेड के बराबर है तो आप कैसे लेते हैं त्रिभुज, कैसे घुमाते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ नाम से ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बी बराबर होगा किसके, एक्स के, हाँ बी बराबर होगा एक्स के और सी बराबर किसके होगा, तो सी बराबर होगा यहाँ से वाई के। समझ गए ना। और भुजा की बात करें तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी किसके संगत होगा, तो जेड एक्स के, बीसी किसके संगत होगा, तो एक्स वाई के और एसी किसके संगत होगा, जेड वाई के, ठीक है। तो आपको फिगर में देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझेंगे। और ये संगत भुजा और संगत कोण समझना बहुत जरूरी है, अभी समरूपता में नहीं समझिएगा ना तो आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया, संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, यहां से आपको सब समझ में आ गया। समझ गया।